एक सदी पहले पृथ्वी के ऊपर आसमान में एक रहस्यमय दरार खुल गई, जिससे आयामी दानवों के झुंड निकल पड़े, जिन्होंने पूरे ग्रह को तबाह कर दिया और मानवता को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। सिर्फ वे लोग जो जागृत प्रतिभा से संपन्न थे, उन्हीं में उनसे लड़ने की ताकत थी। बचे हुए लोगों में ये तियान भी है, जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। वही एकमात्र परिवार जो उसके पास बचा है। दुर्भाग्यवश ये तियान के पास सबसे कमजोर मानी जाने वाली प्रतिभाओं में से एक है, जिससे वह हमेशा इस चिंता में रहता है कि क्या वह उस इंसान की रक्षा कर पाएगा जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल जाता है जब वह अपने सपनों में एक अजीब सी ऊर्जा से झटका खाता है और जागने पर उसकी आंखों के सामने एक अजीब नोटिफिकेशन दिखाई देता है, एक परालौकिक सिस्टम प्रॉम्प्ट जो उसे अपनी बहन की प्रतिभा की नकल करने की क्षमता देता है। उस पल से ये तियान के पास अपनी किस्मत बदलने की ताकत आ जाती है, क्योंकि उसकी नई शक्ति उसे किसी भी प्रतिभा की नकल करने की अनुमति देती है जिसे वह चाहे। इसी बीच वह दो चोटियों वाली प्यारी लड़की गर्व से वह डिश दिखाती है जो उसने उसके लिए बनाई है, ब्रेस्ट पोर्क, जो उसका पसंदीदा है। भोजन और घर की गर्माहट के लिए आभारी ये तियान अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता। प्रतिभा की नकल करने की शक्ति चमत्कारी है, लेकिन वह इसे छोटी बहन पर आजमाने का इरादा नहीं रखता। वह देखता है कि उसकी बहन की मूल प्रतिभा उसकी कमजोर टियर 1 प्रतिभा से बेहतर है। ये यूं कि फ्रॉस्ट टैलेंट बेहद दुर्लभ है, एक बार जागृत हो जाने पर यकीन है अपने विरोधियों पर हावी होगी। वह मन ही मन आशा करता है कि अब उनके माता पिता चैन से रह सकें। बाद में ये तियान एक हुडी पहनता है और अपनी नई क्षमता को आजमाने के लिए टहलने निकल पड़ता है। अपनी टैलेंट सेंसर को सक्रिय करते हुए वह पाता है कि फिलहाल इसकी सीमा केवल लगभग 3 मीटर ही है। कम स्तरीय प्रतिभाओं से भरी भीड़ में यह छोटी सी सीमा काफी निराशाजनक लगती है। वह कम से कम एक मिड टियर टैलेंट को देखने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसे सिर्फ साधारण प्रतिभाएं ही मिल रही हैं। फिर भी वह जल्द ही अकादमी जाकर देखने का भी विचार कर रहा है। भले ही उसकी जागृत प्रतिभा कम स्तरीय हो, यह नकल करने की क्षमता उसके लिए पूरी तरह से खेल बदल सकती है। एक बात तो तय है, ये तियान ऐसे अकादमी में दाखिला लेने के लिए दृढ़ है जो छात्रों का मूल्यांकन केवल प्रतिभा के आधार पर नहीं करती। यह सोच उसके मन में एक विचार जगाती है और वह लिनहाई बेस्ट 5th अकादमी में आवेदन करने का फैसला करता है। जब वह कैंपस की ओर बढ़ता है तो देखता है कि कई मिड टियर प्रतिभा वाले छात्र उसके पास से गुजर रहे हैं, जो सभी इसी अकादमी के हैं। लेकिन ये तियान हतोत्साहित नहीं होता। अंदर से उसे पूरा विश्वास है कि उसकी नकल करने की प्रतिभा उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका वे लोग सपना भी नहीं देख सकते। उसे पता है कि आने वाले दिनों में वह और भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला है, बहुत ज्यादा ताकतवर। 10 दिन बाद लिनहाई बेस 5th अकादमी में मार्शल स्टेडियम नंबर 3 के अंदर एक प्रशिक्षक मार्शल योद्धा बनने के रास्ते पर व्याख्यान दे रहा है। वह समझाता है कि यह यात्रा सबसे पहले मार्शल अप्रेंटिस बनकर शुरू होती है, जो आगे आने वाली हर चीज की नींव रखती है। लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनना केवल शरीर प्रशिक्षण तकनीक सीखने से ही शुरू होता है। अब से प्रशिक्षक उन्हें वही तकनीक सिखाने के लिए तैयार है। वह समूह को बताता है कि इसकी कुंजी उनके सीने के ठीक सामने एक वायु भंवर बनाना है, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने शरीर प्रशिक्षण की बुनियादी बातें सफलतापूर्वक समझ ली हैं। सभी लोग अपनी अपनी मुद्राओं में आ जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वे उसकी बातों का पालन करें। अधिकांश छात्र बेहोश हो जाते हैं, लंगड़ा कर गिर पड़ते हैं या निराशा में ढह जाते हैं। अपनी ऊर्जा सक्रिय करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन ये तियान जरा भी नहीं हिलता। छात्रों में से एक अचानक घबराहट में चिल्लाता है कि कोई बेहोश हो गया है, पर प्रशिक्षक की पलक तक नहीं झपकती। वह सख्ती से उन्हें कमजोरों को अनदेखा करने को कहता है। यहाँ हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं। वह उनसे केवल एक ही चीज की मांग करता है, एक वायु भंवर बनाना। एक वायु भंवर बनाने के लिए, क्योंकि इसके बिना एक मार्शल योद्धा बनने की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच ये तियान चुपचाप अपनी खुद की समस्या से जूझ रहा है। वह सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि एक हल्की सी हवा भी नहीं। उसके भीतर निराशा बढ़ती है। वह अपनी निम्न स्तरीय प्रतिभा को कोसता है, दोष देता है कि वह हवा की फुंकार नहीं पैदा कर पा रहा। जैसे ही प्रशिक्षक का धैर्य जवाब देता है, वह झल्ला उठता है और इस कक्षा को सबसे खराब कक्षा कहता है। सभी जमीन पर गिर चुके हैं, सिवाय तियान के, जो अभी भी मुश्किल से खड़ा है। प्रशिक्षक तिरस्कार से कहता है कि उसे उम्मीद है ये हारने वाले अब चेन डोंग का उदाहरण अपनाएंगे और अपनी प्रेरणा बढ़ाएंगे, न कि आलसी मूर्खों की तरह व्यवहार करेंगे। बाद में ये तियान झांग बाओ की ओर मुड़ता है और पूछता है कि ये चेन डोंग कौन है। झांग मुस्कुराता है और सारी जानकारी बता देता है। चेन डोंग वाकई खास है, वह कोई आम छात्र नहीं है। उसे केवल आधा महीना लगा मार्शल अप्रेंटिस बनने में, और वह इतना प्रभावशाली था कि खुद प्रिंसिपल ने उसे व्यक्तिगत अनुशासन के लिए अपने पास रख लिया। ये तियान सोचता है कि चेन डोंग की प्रतिभा जरूर कहीं ऊंचे स्तर की होगी। फिर झांग गर्व से चेन डोंग का ऑटोग्राफ दिखाता है, यह कहते हुए कि जब चेन डोंग शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो सिर्फ उसका सिग्नेचर ही कुछ महीनों का किराया चुका देगा। ये तियान अवाक रह जाता है, जबकि सुअर जैसा चेहरा गर्व से अपनी छाती फुलाए खड़ा रहता है। अचानक चारों ओर के सभी छात्र खुशी से उछलने लगते हैं। जब वे चेन डोंग को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो उत्साह की लहर दौड़ जाती है। अब पूरी भीड़ उसके ऑटोग्राफ के लिए बेताब है और झांग पूरी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, बस एक और ऑटोग्राफ पाने के लिए सबको धक्का देने को तैयार। इसी बीच ये तियान चेन डोंग को गौर से देख रहा है, जो यहाँ के लिए काफी बड़ा नाम है और उसकी मिड टियर रैंकिंग भी मजबूत है। चेन डोंग सभी को बताता है कि वह अपने शिक्षक की ओर से उन्हें प्रोत्साहित करने आया है और अपने दोस्तों के सामने मजाक का पात्र बनने का कोई इरादा नहीं रखता। ये तियान ने चालाकी दिखाते हुए जोर देकर उसका हाथ मिलाया, जिससे भीड़ में हंगामा मच गया। झांग सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़ता है और बाकी भीड़ उसके पीछे पीछे भागती है, जब तक कि आखिरकार ये तियान की बारी नहीं आ जाती। इस लड़के का अपना ही एक खेल चल रहा है। वह हाथ बढ़ाता है, हाथ मिलाता है और डोंग सहजता से उसे शुभकामनाएं देता है। तभी ये तियान को सब समझ में आ जाता है। बाद में वह उस स्टेटस विंडो के सामने खड़ा होता है जिस पर लिखा है मध्यम स्तर की प्रतिभा कॉपी की गई और अब यह फ्यूज होने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि टैलेंट रीपर को भी नहीं पता कि यह फ्यूजन कैसा होने वाला है। लड़के को अब भी समझ नहीं आ रहा कि उसे पहले अंदर से बाहर तक बिजली क्यों लगी थी,
लेकिन वह उस सोच को एक तरफ रखकर सामने की चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। वह आगे बढ़कर फ्यूजन विकल्प चुनता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसके सीने में तेज दर्द उठता है, जैसे कोई उसका दिल सीधे मीट ग्राइंडर में डाल रहा हो। अब इस स्किल चोर का दिमाग पिघलता सा महसूस हो रहा है और आखिरकार उसे समझ आता है कि चोरी करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लड़का जमीन पर गिरा हुआ है, मुश्किल से खुद को संभाले हुए। कुछ देर बाद स्टेटस विंडो चमक उठती है, यह पुष्टि करते हुए कि उसकी कल्टीवेशन प्रतिभा सफलतापूर्वक मिड टियर में अपग्रेड हो गई है। जितना दर्दनाक था, रीपर सोचता है कि यह सब इसके लायक है। इतनी पीड़ा के बदले उसे एक नई शुरुआत और खुद का एक नया रूप मिल गया। साथ ही कॉपी टैलेंट का कूल डाउन सिर्फ 30 दिन है। वह सोचता है कि जैसे ही समय पूरा होगा, वह फिर से टैलेंट्स कॉपी कर सकता है, जो उसके लिए एकदम सही है। अब वह अपना ध्यान बदलकर बॉडी ट्रेनिंग तकनीक आजमाने की कोशिश करता है। पोजीशन में आने के बाद वह फिर से कोशिश करता है और उसकी आंखों के सामने ही एक छोटा सा बवंडर बनने लगता है। अब जब उसके पास मिड टियर टैलेंट है, तो सब कुछ बहुत आसानी से बहने लगता है। इसके साथ ही उसे अब पूरी तस्वीर दिखने लगती है और एक एलीट मार्शल वॉरियर बनना अब इतना असंभव नहीं लगता। दरअसल एक महान मार्शल योद्धा के स्तर तक पहुंचना अब संभव सा लगता है। एक महीने बाद चांदनी रात में एक खूंखार भेड़िया छत से छत पर छलांग लगा रहा है। इसी समय एक पिता और बेटी रात के खाने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच ये त्यान अब एक मार्शल प्रशिक्षु है और एक सच्चा मार्शल योद्धा कहलाने से पहले उसके सामने लंबा रास्ता है। चेन डोंग को प्रिंसिपल से व्यक्तिगत प्रशिक्षण मिल रहा है। ये त्यान सोचता है कि वह लड़का उससे कहीं ज्यादा तेजी से स्तर बढ़ा रहा होगा। पल भर में पिता के हाथ में पकड़ी लालटेन जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वह खूंखार भेड़िया उन पर झपटता है और उन्हें तुरंत मार डालता है। छोटी लड़की की चीख सन्नाटे को चीर देती है और ये त्यान उस भयानक दृश्य को देखकर जड़ हो जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक जैसे ही सबको एहसास होता है कि उनके बीच कोई राक्षस है, अफरा तफरी मच जाती है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। लोग सबको भागने के लिए चिल्ला रहे हैं। किसी को मरते हुए देखने के बाद उनके स्वर डर से कांप रहे हैं। ये त्यान पहली बार किसी राक्षस को इतने करीब से देख रहा है। जैसे ही वह प्राणी छोटी लड़की के पास पहुंचता है, ये त्यान हिम्मत जुटाकर उसे रास्ते से खींच लेता है, लेकिन भेड़िया उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। डर उसे जकड़ लेता है जब उसे एहसास होता है कि वह जानवर बहुत तेज है, जिससे उनके पास भागने के लिए मुश्किल से ही समय बचता है। ठीक उसी समय एक वीर व्यक्ति अचानक दृश्य में प्रकट होता है। पीछे से भेड़िए पर जोरदार हमला करता है और उनके नीचे की सड़क टूट जाती है। सिल्वर मून वुल्फ घूमकर उस व्यक्ति पर गुर्राता है जिसने उसकी शिकार को रोकने की हिम्मत की थी। वहां खड़ा कोई और नहीं बल्कि मशहूर कैप्टन गेल वुल्फ है, जो देर से आने के लिए माफी मांगता है। वह ये त्यान को आदेश देता है कि वह लड़की को सुरक्षित रखे, जबकि वह खुद उस जानवर से निपटेगा। जैसे ही ये त्यान अपनी सांसें संभालता है और लड़की को अपने पास कसकर पकड़ता है, गेल वुल्फ सीना तान कर खड़ा हो जाता है, शो दिखाने के लिए तैयार। जैसे ही हीरो उस डरावने भेड़िए से भिड़ता है, ये त्यान जल्दी से छोटी लड़की की आंखें ढक लेता है, उसे उस क्रूर दृश्य से बचाते हुए। गेल वुल्फ, जो अब लड़ाई में उलझा है, तुरंत महसूस कर लेता है कि उस जानवर में जबरदस्त ताकत भरी हुई है, जैसे यह कोई आम राक्षस नहीं है। उसे कचरे की तरह फेंक देने के बाद भी उसकी रफ्तार को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक मुस्कान के साथ वह उस बड़े पिल्ले को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं लड़ रहा है। उसके 3 साथी आसमान से बिजली की तरह गिरते हैं, उसके पास उतरते हैं और जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गेल वुल्फ चलता है, उसके साथी उसका साथ देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, अपनी तलवारों से वार करते हैं। उन्हें लगता है कि वह पिल्ला गिर गया है, लेकिन तभी वह राक्षस एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख निकालता है। उसके शरीर से एक लाल आभा ऐसे निकलती है जैसे उबलते खून से भाप उठ रही हो। वह आदमी समझ जाता है कि वह रक्त विस्फोट मोड़ में जा रहा है। वह दूसरों को सतर्क रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि अब हालात खराब होने वाले हैं। उसके एक साथी जल्दी से कप्तान का हालचाल जानने के लिए दौड़ता है, जो फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन फिर वे सभी वुल्फी को देखते हैं जो भागने की कोशिश कर रहा है और छायाओं में फिसल जाता है। गेल वुल्फ अपनी आंखें सिकोड़ लेता है, पहले ही हरकत में आ चुका है। वह इस पिल्ले को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। अचानक हवा में बैंगनी मना की लहर दौड़ जाती है, जब एक लड़की ठीक समय पर वहां आ गिरती है। उसका धनुष पहले से ही तना हुआ है। गेल वुल्फ एक मुस्कान बिखेरता है। वह तो इसी खूबसूरत तीरंदाज के आने का इंतजार कर रहा था। फिर वह अपना तीर छोड़ती है और वह हवा में सीटी बजाता हुआ उड़ता है, सीधे सिल्वर मून वुल्फ की गर्दन में जा लगता है। बस इसी तरह वह दरिंदा वहीं जमीन पर गिर जाता है, मौके पर ही मर जाता है। गेल वुल्फ जोर से हंसता है, कहता है कि यह दरिंदा अभी भी उनकी टीम से लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। एक और साथी लड़की की तारीफ में सिर हिलाता है, उसकी स्नाइपिंग स्किल्स को टॉप क्लास बताता है। इसी बीच ये त्यान चुपचाप राक्षस की स्थिति की जांच करता है। स्थिति विंडो में सिल्वर मून वुल्फ के गुण दिखाई देते हैं, निम्न स्तरीय रक्त प्रतिभा और नवसिखुआ स्तरीय गति प्रतिभा। कागज पर कुछ खास प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन किसी प्राणी के हाथों में यह इतना खतरनाक है कि बिना तैयारी के लड़ाकों को अराजकता में डाल सकता है। छोटी लड़की भी हैरान रह जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और जबड़ा गिर जाता है जब वह भेड़िए की मौत का दृश्य देखती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होने लगता है, ये त्यान एक सूक्ष्म हरकत पकड़ लेता है। भेड़िए का एक पंजा फड़क रहा है, कुछ ठीक नहीं है। जब गुर्गे ठंडा हो रहे हैं, अपनी छोटी सी जीत की खुशी में जश्न मना रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं कि स्पीड टाइप राक्षसों से निपटना हमेशा कितना मुश्किल होता है, वे पहले से ही ऐसे पीने की योजनाएं बना रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तभी गेल वुल्फ की प्रवृत्ति जाग जाती है। वह इसे महसूस करता है, कुछ गड़बड़ है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह सबको चिल्लाकर बताता है कि राक्षस अभी भी जिंदा है। गुस्से के उफान में सिल्वर मून वुल्फ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और गुस्से में दहाड़ता है। उसकी आंखों में शुद्ध नफरत जल रही है।